उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे मधुपुर की गली में रहने वाली सावित्री सुबह से ही करवा चौथ की तैयारियों में लगी हुई थी। वह घर के कामों में इतनी मशगूल थी कि पति रामनिवास को सुबह का नाश्ता भी नहीं दे पाई। रामनिवास दिहाड़ी मजदूर था। रोजाना की तरह वह सुबह जल्दी उठकर काम पर चला गया, लेकिन आज जाते वक्त उसके चेहरे पर थोड़ी नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने जाते जाते बस इतना कहा था, तू कम से कम चाय तो पिला देती, पेट खाली है और दिन भर ईंट पत्थर उठाना है। सावित्री ने हंसते हुए जवाब दिया, अरे आज व्रत है मेरा, पूजा पाठ करना है, तू समझाकर मैं भी भूखी रहूंगी, शाम को अच्छा पकवान बनाऊंगी। रामनिवास ने कुछ नहीं कहा और बस चुपचाप निकल गया। करीब दोपहर को जब रामनिवास थका हारा घर लौटा, तब सावित्री पड़ोस की औरतों के साथ बैठकर करवा चौथ की कथा सुन रही थी। घर के आंगन में 5-6 और औरतें बैठी थीं। सबके हाथों में करवे और थालियां रखी थीं और एक बुजुर्ग औरत कथा सुना रही थी। रामनिवास ने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, कुछ खाने को मिलेगा क्या? सुबह से भूखा हूँ। सावित्री ने चिढ़ते हुए कहा, अभी देख नहीं रहे कथा चल रही है, एक दिन मेरी तरफ भी ध्यान दे दो, मैं भी तो भूखी हूँ। रामनिवास का गुस्सा फूट पड़ा। कथा बाद में भी सुन सकती थी, जरा सा टाइम निकालकर रोटियां सेंक देती तो क्या बिगड़ जाता। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि बाकी औरतें हंसते हंसते आपस में नजरें बदलने लगीं। सावित्री को शर्म आई। उसने धीरे से कहा, तू इतना चिल्ला क्यों रहा है? चक्की से आटा ही नहीं आया अभी। सुबह जितना आटा था वो बच्चों के लिए पका दिया। तुझे बहुत भूख लगी है तो खुद जाकर आटा ले आ। रामनिवास और चिढ़ गया। गुस्से में उसने बगल में रखा पीतल का लोटा पटक दिया और बोला, दिन भर मजदूरी करके पेट काट काट के घर चलाता हूँ और तू मुझे भूखा रहने को कह रही है? गुस्से में रामनिवास रसोई में गया। वहाँ देखा तो आटे का डब्बा खाली पड़ा था। उसकी आंखों में और गुस्सा भर आया। ये घर है या मजाक? एक मुट्ठी आटा तक नहीं रखा? सावित्री ने भी तुनक कर जवाब दिया, तू सोचता है सिर्फ तू ही मेहनत करता है? मैं भी भूखी हूँ, मैंने भी एक निवाला नहीं खाया। व्रत तेरे लिए रखा है, मजे के लिए नहीं। औरत को भूखा रहना कितना मुश्किल होता है, कभी सोचा है? रामनिवास गुस्से से बड़बड़ाता हुआ बाहर चला गया। उसके पसीने से भीगे कपड़े मिट्टी से सने थे, पैर भारी हो रहे थे, मगर भूख उससे भी भारी थी। उसने सोचा, थोड़ी देर आराम कर लूं, फिर वापस काम पर निकल जाऊं। उधर सावित्री ने कथा पूरी करने के बाद बच्चों को भेजा कि चक्की से आटा ले आओ, लेकिन चक्की वाला तब तक दुकान बंद कर चुका था। मजबूरन उसे खुद ही बाजार जाना पड़ा। उसने गेहूं पिसवाया, थोड़ी सब्जियां खरीदी और घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने जल्दी जल्दी चूल्हा जलाया और पकवान बनाने लगी। पहले उसने दाल का हलवा बनाया, फिर चावल धोकर मीठा पुलाव चढ़ा दिया। साथ ही आलू टमाटर की सब्जी और चने उबालकर छोले भी तैयार किए। रोटियों की जगह उसने गर्मागर्म पूरियां तल दी। खुशबू पूरे घर में फैल गई। बच्चे रसोई में झांककर बार बार पूछने लगे, माँ खाना कब मिलेगा? सावित्री ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी चांद निकलेगा तब सबको मिलेगा। लेकिन उसके मन में भूख बार बार सिर उठा रही थी। सुबह से कुछ भी न खाकर काम करना आसान नहीं था। उसने कई बार सोचा कि बस एक निवाला हलवा खा ले, मगर फिर खुद को रोक लिया। रात होते होते सब तैयारियां पूरी हो गईं। सावित्री ने पूजा की थाली सजाई, दीपक जलाया और बच्चों से कहा कि जाकर आसमान में देखो, चांद निकला क्या? बच्चे छत पर दौड़े और फिर लौटकर बोले, अभी तो नहीं दिखा। समय बीतता गया, इंतजार लंबा होता गया। भूख की वजह से सावित्री की हालत और कमजोर होती जा रही थी। उसने अपनी माँ को फोन लगाया, थोड़ी देर गप्पे मारकर वक्त काटा, फिर भाभी से भी देर तक बात करती रही। इतने में उसका बड़ा बेटा बाहर से हांफता हुआ आया और बोला, माँ चांद तो निकल आया है। सावित्री खुश हो गई। उसने जल्दी से थाली उठाई, घूंघट ठीक किया और छत पर जा पहुंची। लेकिन तभी उसे याद आया, करवा चौथ की पूजा में छलनी से चांद और पति का चेहरा देखना होता है। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, मगर रामनिवास घर पर था ही नहीं। सावित्री ने बेटे से कहा, जाकर देख तेरा बाप कहाँ है, कहीं चौपाल पर दोस्तों के साथ तो नहीं बैठा? बेटा दौड़कर बाहर गया। कुछ देर बाद जब वह लौटा तो उसके चेहरे पर घबराहट साफ थी। माँ बाहर गली में, पापा जमीन पर पड़े हैं, हिल भी नहीं रहे। सावित्री का दिल धक धक करने लगा। वह भागती हुई बाहर पहुंची। देखा तो रामनिवास जमीन पर औंधे मुंह पड़ा था। उसके कपड़े मिट्टी से सने थे और चेहरा सफेद पड़ चुका था। सावित्री ने घबराकर उसे हिलाया, झकझोरा।
फिर उसकी नाड़ी और सांसें टटोलने की कोशिश की, लेकिन सब शांत था। रामनिवास अब इस दुनिया में नहीं था। आसमान में चांद पूरी रोशनी के साथ चमक रहा था और जमीन पर उसका चांद बुझ चुका था। गली में अफरा तफरी मच गई थी। सावित्री के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर पड़ोसी दौड़े चले आए। किसी ने रामनिवास को उठाने की कोशिश की, किसी ने पानी छिड़ककर होश दिलाने की जुगत की, लेकिन सब नाकाम रहा। सावित्री जमीन पर बैठी रामनिवास का सिर गोद में लिए बार बार कह रही थी, तू उठ जा रे, देख चांद निकल आया है, पूजा करनी है हमें। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। औरतें घूंघट काढ़े खड़ी फुसफुसा रही थीं। हाय रे किस्मत, करवा चौथ के दिन ही विधवा हो गई बेचारी। सुबह से व्रत रखी थी पति की लंबी उम्र के लिए, और देखो बच्चे डरे सहमे कोने में खड़े थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उनके पिता को क्या हो गया है। मोहल्ले के 2-4 मर्दों ने मिलकर रामनिवास के शरीर को घर के आंगन में लिटा दिया। किसी ने डॉक्टर बुलाने की बात कही। पास की दवा दुकान वाले ने आकर जांच की, फिर सिर हिलाकर बोला, अब कुछ नहीं हो सकता, शरीर ठंडा हो चुका है। सावित्री के ऊपर जैसे आसमान टूट पड़ा। घर का माहौल बदल गया। जहां थोड़ी देर पहले हलवा, पूरियों और पकवानों की खुशबू थी, वहीं अब सन्नाटा और रोने की आवाजें गूंज रही थीं। बर्तन वैसे ही रखे थे। गरमागरम हलवा, चावल और सब्जियां अछूती पड़ी थीं। सावित्री ने थाली की ओर देखा और फूट फूट कर रो पड़ी। अरे रे, तेरे लिए ही तो बनाया था सब, एक निवाला भी नहीं खा पाया तू। बच्चे माँ के आंचल से लिपटकर रोने लगे। कुछ पड़ोसियों ने थाना फोन कर दिया। थोड़ी ही देर में 2 सिपाही और एक दरोगा आ पहुंचे। उन्होंने भीड़ को हटाते हुए शव की जांच शुरू की। दरोगा ने सख्ती से पूछा, कैसे मरा, किसी से झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? सावित्री कांपते हुए बोली, नहीं साहब, सुबह से भूखा था, काम से लौटा तो खाना नहीं मिला, गुस्से में चला गया था, बस। उसके बाद पुलिस ने शव का पंचनामा बनाया। पास के सरकारी अस्पताल ले जाने की तैयारी होने लगी। मोहल्ले वाले कानाफूसी कर रहे थे। भूख से ही दम निकला होगा बेचारे का, या फिर काम की थकान, ऊपर से खाली पेट। सावित्री बार बार बेहोश हो रही थी। रिश्तेदारों को खबर कर दी गई थी। कोई उसे संभाल रहा था, कोई बच्चों को। वह बड़बड़ाती जा रही थी, मेरा कसूर है, मैंने ही तो कहा था खुद जाकर आटा ले आ, मैंने ही जबरदस्ती उसको बाहर भेजा, अगर 2 रोटी बना देती तो आज जिंदा होता। उसके शब्द सुनकर औरतें भी आंसू पोंछने लगीं। रात गहराती गई। घर के आंगन में दिए जलाए गए और रामनिवास की देह सफेद चादर से ढक दी गई। बच्चे थक कर रोते रोते सो गए। सावित्री का मन बार बार चांद की ओर जा रहा था। आसमान में चांद शांत खड़ा था, नीचे उसका जीवन बिखर गया था। सुबह होते ही रिश्तेदार, गांव वाले और दूर दराज के लोग आने लगे। घर के बाहर शोरगुल और भीड़ बढ़ गई। पंडित बुलाया गया। अंतिम संस्कार की तैयारी होने लगी। सावित्री का मन मान ही नहीं रहा था। वह रोते हुए पति के सिरहाने बैठी थी। कहाँ ले जा रहे हो मेरे रामू को? जरा आंख तो खोल, देख मैं तेरे लिए व्रत रखी थी, तेरी लंबी उम्र के लिए। मोहल्ले की औरतों ने उसे पकड़कर मुश्किल से अलग किया। घाट पर ले जाकर रामनिवास की चिता सजाई गई। लोग राम नाम सत्य है कहते हुए पीछे पीछे चल रहे थे। सावित्री का बड़ा बेटा पिता की चिता को मुखाग्नि देने के लिए खड़ा हुआ। उसकी कांपती हुई हथेली में जलता हुआ दीपक रखा गया। क्षण भर में आग की लपटें उठी और धुएं का गुब्बार आसमान की ओर चला गया। सावित्री दूर खड़ी बेसुध हो गई। उसकी आंखों के सामने जिंदगी का सबसे बड़ा सच जल रहा था। शवदाह के बाद जब सब लोग घाट से लौटे तो सावित्री बिल्कुल टूट चुकी थी। घर का आंगन, जहां कल तक पकवानों की खुशबू और बच्चों की हंसी से खुशहाल थी, वहां अब सिर्फ धूप बत्ती और रोने की गूंज थी। रात को वह बच्चों को सीने से लगाकर बैठी रही। नींद आंखों से कोसों दूर थी। बार बार वही सवाल उसके मन में उठता, क्या यही था उसका नसीब? पति की लंबी उम्र के लिए उपवास रखा और उसी दिन विधवा बन गई। सुबह होते ही रिश्तेदार और मोहल्ले वाले फिर इकट्ठा हुए। सब उसे ढांढस बंधा रहे थे, लेकिन हर एक के शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। कोई कह रहा था, अब बच्चों को ही जीवन का सहारा मान लेना। कोई कह रहा था, तू अभी जवान है, दूसरी शादी भी कर सकती है। सावित्री बस चुपचाप सुनती रही। उसे लग रहा था जैसे सब उसके दर्द को तमाशा बना रहे हैं। रामनिवास के जाने के बाद घर का खर्च अब सावित्री के कंधों पर आ गया था। 3 बच्चे थे। बड़ा बेटा 10वीं में,
बेटी 7वीं में और छोटा बेटा दूसरी क्लास में। बड़े बेटे ने माँ से कहा, माँ मैं पढ़ाई छोड़ दूं, मजदूरी करने लगूं ताकि घर चल सके। ये सुनकर सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने बेटे को गले से लगा लिया और बोली, नहीं बेटा, तेरे बाप का सपना था कि तू पढ़ लिख कर अफसर बने। तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी, चाहे मैं कितनी भी मेहनत करूं। सावित्री ने सिलाई का काम शुरू किया। मोहल्ले की औरतें ब्लाउज, पेटीकोट और कपड़े सिलवाने लगीं। शुरुआत में मेहनताना बहुत कम मिलता, मगर धीरे धीरे उसका हाथ साफ होने लगा। दिन में वह बच्चों को पढ़ाती और रात को लालटेन की रोशनी में सिलाई करती। भूख और थकान के बावजूद वह डटी रही, लेकिन समाज इतनी आसानी से चैन कहाँ लेने देता है। गली मोहल्ले की औरतें फुसफुसाकर बातें करती, विधवा औरत है, ज्यादा बाहर निकलेगी तो लोग क्या कहेंगे, देखना अकेली जवान औरत है, कोई चक्कर न शुरू हो जाए। सावित्री के कान में ये बातें पड़ती तो उसका दिल जल उठता। वह सोचती, लोगों को सिर्फ बदनाम करना आता है, कोई मेरे दर्द को क्यों नहीं समझता। रात को जब सब सो जाते, सावित्री आंगन में बैठकर आसमान के चांद को निहारती। उसे बार बार वही रात याद आती जब वह चांद का इंतजार कर रही थी और उसका रामनिवास चुपचाप सदा के लिए चला गया था। वह अक्सर बड़बड़ाती, चांद तू कितना निर्दयी है, तू तो निकला मगर मेरा चांद डूब गया। समय बीतता गया। धीरे धीरे उसने अपने आंसू पोंछना सीख लिया। अब उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी उसके बच्चे थे। उसने मन ही मन ठान लिया, मैं टूटूंगी नहीं, रामू नहीं रहा, लेकिन उसके बच्चों का भविष्य ही मेरी पूजा है, यही मेरा धर्म है। कुछ महीने बाद रामनिवास के गुजर जाने को 4 महीने बीत चुके थे। सावित्री ने जैसे तैसे सिलाई का काम जमाया था। सुबह से शाम तक मशीन की खटर पटर गूंजती रहती। घर का खर्च किसी तरह निकल रहा था, लेकिन तंगी हमेशा बनी रहती। बच्चों की फीस भरना उसके लिए सबसे बड़ी चिंता थी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, अगर फीस अगले हफ्ते तक जमा नहीं हुई तो बच्चों को बैठने नहीं देंगे। सावित्री का दिल धक से रह गया। उसने स्कूल जाकर हेडमास्टर से हाथ जोड़कर कहा, गुरुजी थोड़ा वक्त दे दो, मैं मेहनत करके पैसे जुटा लूंगी। हेडमास्टर ने सख्त लहजे में कहा, बहन जी ये सरकारी स्कूल नहीं है, यहाँ नियम सबके लिए एक जैसे हैं। फीस नहीं भरी तो बच्चे बाहर कर दिए जाएंगे। सावित्री आंसू पोंछते हुए लौटी। रास्ते में सोचती रही, रामू होता तो बच्चों की पढ़ाई के लिए कभी ऐसे हाथ न जोड़ने पड़ते। घर लौटते ही बड़ा बेटा बोला, माँ पढ़ाई छोड़ दूं, मजदूरी कर लूं, तुम क्यों इतनी परेशान होती हो। सावित्री ने दृढ़ आवाज में कहा, नहीं बेटा, तेरी पढ़ाई रुकेगी तो मेरे जीवन का मकसद खत्म हो जाएगा। चाहे मुझे दिन रात सिलाई करनी पड़े, मैं करूंगी। इधर मोहल्ले वाले ताने मारने से पीछे नहीं हटते। एक दिन पड़ोसन ने सीधे कह दिया, अरे सावित्री तू क्यों जान दे रही है बच्चों की पढ़ाई में, गरीब के बच्चे पढ़ लिख कर क्या कर लेंगे, मजदूरी ही तो करनी है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने सख्ती से जवाब दिया, गरीब का बेटा अगर पढ़ ले तो वही सबसे बड़ी जीत है। मेरा बच्चा मजदूर नहीं बनेगा, अफसर बनेगा। पड़ोसन मुंह बिचकाकर चुप हो गई। धीरे धीरे सावित्री ने सिलाई के साथ कढ़ाई बुनाई का काम भी सीख लिया। अब मोहल्ले की औरतें त्योहारों पर उससे कपड़े सिलवाने लगीं। हालांकि मेहनताना अभी भी छोटा था, मगर उसके हौसले बड़े थे। रात को जब सब सो जाते, वह लालटेन के नीचे बैठकर कपड़ों में फूल पत्तियां काटती। उसके हाथों की मेहनत से जैसे कपड़े ही जीवंत हो उठते। लेकिन रातें उसके लिए आसान नहीं थीं। कई बार कुछ आवारा लड़के गली से गुजरते हुए आवाजें कसते, अरे विधवा मशीन पर बैठी है, चलो सिलाई करवा लें। ऐसी बातें सुनकर सावित्री का दिल कांप उठता। वह बच्चों को पास बैठाकर दरवाजा भीतर से बंद कर लेती। उसे हर वक्त डर लगता कि कहीं समाज उसकी मजबूरी का फायदा न उठा ले। एक दिन कस्बे की महिला समिति की प्रमुख सुनीता दीदी उसके घर आईं। उन्होंने सावित्री का काम देखा और कहा, बहन तू मेहनती है, अगर चाहे तो हम तुझे सरकारी योजना से जोड़ सकते हैं, वहां से सिलाई मशीनें और काम भी मिलेगा। सावित्री की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। पहली बार उसे लगा कि शायद जिंदगी की दिशा बदल सकती है। उस रात उसने बच्चों को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा अब हमें डरकर नहीं जीना है। तेरे पापा चले गए, लेकिन उनका सपना अब भी जिंदा है। मैं वचन देती हूँ कि तुम सबको पढ़ाऊंगी, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मुश्किलें क्यों न सहनी पड़े।
बच्चे उसकी गोद में सिर रखकर चुपचाप सुनते रहे। सुनीता दीदी ने वाकई सावित्री का हाथ थाम लिया। उन्होंने उसका नाम महिला स्वरोजगार योजना में दर्ज करवा दिया। कुछ ही दिनों में सावित्री को एक नई सिलाई मशीन और काम का ऑर्डर मिला, स्कूल की यूनिफॉर्म सिलने का। पहली बार उसके चेहरे पर मुस्कान आई। उसने बच्चों से कहा, देखो बेटा, मेहनत का फल मिल ही गया। अब यह घर सिर्फ आंसुओं से नहीं, मेहनत और उम्मीद से भी भरेगा। अब दिन रात उसकी मशीन चलती रहती। सुबह बच्चों को स्कूल भेजकर वह सिलाई में लग जाती। रात को जब बच्चे पढ़ते तब वह लालटेन की रोशनी में कपड़े सीती। घर में थोड़ी थोड़ी आमदनी आने लगी। बच्चों की फीस भर दी गई। खाने में अब सिर्फ सूखी रोटी प्याज नहीं, बल्कि सब्जी दाल भी बनने लगी। लेकिन मोहल्ले में सबको ये अच्छा नहीं लग रहा था। एक पड़ोसी बोला, अरे विधवा होकर धंधा चला रही है, कहीं बाहर वालों से मेलजोल बढ़ा तो बदनामी होगी। दूसरा बोला, अरे अकेली औरत है, ज्यादा कमाई करेगी तो बिगड़ जाएगी। ये बातें सावित्री के कानों में पड़ती तो दिल दुखता, मगर अब उसने ठान लिया था, लोग तो बोलेंगे ही, मुझे अपने बच्चों का भविष्य बनाना है, न कि लोगों का मुंह बंद करना। बड़ा बेटा पढ़ाई में और तेज हो गया था। वह रात रात भर किताबों में डूबा रहता। टीचर अक्सर उसकी तारीफ करते, तुम्हारी माँ जैसी औरतें ही समाज की असली ताकत हैं। बेटी भी पढ़ाई के साथ घर का हाथ बटाने लगी। छोटा बेटा मासूमियत से माँ के लिए पानी लाता, धागा पकड़ाता और कहता, माँ जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो तेरे लिए बड़ी दुकान खोल दूंगा। सावित्री की आंखें ये सुनकर नम हो जाती। एक दिन सावित्री के पास और बड़ा ऑर्डर आया, कस्बे की शादी के लिए दुल्हन का लहंगा और घर की औरतों के कपड़े सिलने का। ये काम बहुत बड़ा था, मगर समय भी बहुत कम था। उसने हिम्मत करके काम ले लिया। रात दिन मेहनत की। कभी मशीन की सुई टूट जाती, कभी धागा खत्म हो जाता, फिर भी उसने हार नहीं मानी। काम की डेडलाइन वाली रात को बिजली चली गई। पूरा कस्बा अंधेरे में डूब गया। बच्चों ने मिट्टी के दिए जलाए और माँ के पास बैठ गए। बेटी बोली, माँ तू काम कर, मैं धागा पकड़ाती रहूंगी। बड़ा बेटा बोला, मैं कढ़ाई में मदद करूंगा। छोटा बोला, मैं दिए में तेल डाल दूंगा। उस रात पूरा परिवार मिलकर सिलाई करता रहा। दियों की रोशनी में जैसे उम्मीद की एक नई दुनिया बुनी जा रही थी। सुबह होते होते सारा काम पूरा हो गया। जब ग्राहक आए और कपड़े देखे तो दंग रह गए। वाह, इतनी सुंदर कढ़ाई, इतनी बढ़िया सिलाई। सावित्री बहन, तू तो कमाल कर गई। उन्होंने पैसे भी उम्मीद से ज्यादा दिए। सावित्री की मेहनत रंग लाई थी। उस रात सावित्री छत पर बैठकर चांद को देख रही थी। उसने मन ही मन कहा, रामू देख रहा है ना, तेरी सावित्री अब हारने वाली नहीं, तेरे बच्चों को तारा बनाएगी। लोग चाहे जो कहें, मैं अब नहीं रुकूंगी। चांद की ठंडी रोशनी उसके चेहरे पर पड़ रही थी। इस बार चांद दुश्मन नहीं बल्कि साथी लग रहा था। सावित्री का नाम अब पूरे कस्बे में फैल गया था। लोग कहते, सावित्री की सिलाई सबसे बढ़िया है। उसकी कढ़ाई तो जैसे हाथ से नहीं, जादू से बनी हो। धीरे धीरे उसने दो औरतों को अपने साथ जोड़ लिया। अब उसका छोटा सा घर सिलाई का केंद्र बन गया था। आमदनी बढ़ने लगी। घर में अब पहले जैसा तंगी वाला माहौल नहीं रहा। बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, किताबें और दूध दही आने लगे। सावित्री ने पहली बार सोचा, गरीबी से ऊपर उठना आसान नहीं है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बड़ा बेटा आकाश ने हाई स्कूल की परीक्षा दी। पूरे कस्बे में टॉपर बन गया। अखबार में उसका नाम छपा। लोग बधाई देने आने लगे। वाह सावित्री बहन, तेरे बेटे ने तो कमाल कर दिया। तूने अकेले दम पर बच्चों को इतना आगे बढ़ा दिया। सावित्री की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बेटे को गले लगाकर कहा, ये तेरे बापू की सच्ची श्रद्धांजलि है बेटा। लेकिन सबको ये खुशी हजम नहीं हुई। कस्बे के कुछ लोग ईर्ष्या करने लगे। एक दिन मोहल्ले की पंचायत में बात उठी, ये औरत अब बहुत आगे निकल रही है। अकेली औरत के इतना पैसे कमाने से समाज बिगड़ेगा, इसे काबू में रखना जरूरी है। कुछ कट्टरपंथी औरतें भी कहने लगीं, विधवा होकर सजना धजना, लोगों से मिलना, ये ठीक नहीं। दोस्तों, आपको इस कहानी का पहला भाग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पार्ट 2 में सावित्री का संघर्ष एक नई दिशा लेगा। वो अब सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरे समाज की औरतों की आवाज बनने लगेगी। इसलिए दूसरे भाग को पढ़ने के लिए बेल आइकॉन को जरूर हिट कर ले, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।